अब आते हैं न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इसके पहले स्टेटमेंट से। फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक बॉडी है हमारा अडेप्टर, ये अगर मोशन में चल रहा है और इस पे अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये चलता ही रहेगा। पर अगर ये रेस्ट पे है और इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। समझ में आई? दूसरी क्या बात कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट की जो मोशन होती है ना, मोशन का स्टेट होती है, अब वो उसे रेस्ट भी बोल सकते हैं और मूविंग भी बोल सकते हैं। मोशन, ठीक है ना? अब मोशन लिखा है यहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हो कि स्टेट ऑफ क्या, देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी लिख सकते हो, पर ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की उसके स्टेट चेंज को रेजिस्ट करने की। माने इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी जो रेस्ट पे स्टेट है ये चेंज हो जाए, पर ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है चेंज? क्योंकि ये मुझे अपोज कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसको मैं मान लूँ अगर कुछ ये है, मेरे पास एक मोबाइल है, देखो है ये, इसके ऊपर रखा मैंने, इस पर अभी तक मेरे हाथ पे वो रेजिस्ट कर रहा है, हाथ चिपक रहा था उस पर, इस पर मैंने मारा, ये अभी मारूंगा, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, पर इतना ही मैं अगर एक माचिस के डिब्बे पे मारूंगा इतनी जोर से तो वो बहुत दूर जाएगा। अभी क्या मान रहे, इनर्शिया की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने मारा, ये अभी नहीं जा रहा है, धीरे धीरे मैं फोर्स बनाऊंगा तब आगे जाएगा। मैं मारता रहा हूँ, अभी मैं जोर लगा रहा हूँ, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, अब निकला। तो अभी तक कौन अपोज कर रहा था मुझे? इनर्शिया। इसका रेस्ट का इनर्शिया था जो मुझे इसको आगे भेज जाने से रोक रहा था, कि मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उससे मुझे रोक रहा था। और अगर ये चलता रह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब चेंज नहीं हो रही स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड है तो 1 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकंड है, चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा है। और इसको मैंने रोकने की कोशिश करी, पर ये रुकने से पहले थोड़ा मुझे रेजिस्ट करेगा। क्यों? मतलब मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे रेजिस्ट कर रहा है रुकने से, ये रुकना नहीं चाहता है, पर मैं इसको जबरदस्ती रोक रहा हूँ। तो यही टेंडेंसी जो मुझे अपोज कर रही है इसको रोकने से, वो कहलाती है इसकी इनर्शिया। इनर्शिया रेस्ट का भी हो सकता है, इनर्शिया मोशन का भी हो सकता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। अब जो इनर्शिया होता है, अब इनर्शिया को मतलब इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं कि किसका इनर्शिया ज़्यादा, किसका इनर्शिया कम? इसके लाता है मास, मास, ये वाला मास, कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मतलब कैसे? ये मेरे पास, इसको मेरे को हिलाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और इसी की जगह अगर मैं ये अंगूठी रख दूँ, ये रिंग रख दूँ यहाँ पे, और इसको हिलाने के लिए मुझे कम ताकत लगानी पड़ेगी, दिख रहा है ना? हाँ, इसको हिलाने के लिए मुझे कम ताकत लगानी पड़ेगी, और ये रख दूँ तो इसे हिलाने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। जिसका मास ज़्यादा उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसे मेजर किया जाता है मास के बेसिस पे, मतलब जिसका मास ज़्यादा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उतना ही उसका इनर्शिया कम। ठीक है, अब एग्जांपल आते हैं, दो मेन एग्जांपल आते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक आता है फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स एंड लीनिंग फॉरवर्ड व्हेन बस अप्लाइज सडन ब्रेक्स। हम बस में खड़े होते हैं, तुम गए हो नहीं गए हो पता नहीं, बस में
क्या पता नहीं गए होंगे, सबके पास कार होगी भाई, अपनी 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 कार, बड़े आदमी। पर अगर गए हैं बस में, तो बस में देखा होगा आपने, जैसे अभी खड़े हो या किसी को भी खड़े देखा होगा, तो बैठे ही हो, बस जब तुरंत शुरू होती है तो हम थोड़ा पीछे की तरफ धकेल जाते हैं, हल्का हमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि हम अभी हम बैठे थे उसमें, हम बैठे हैं रेस्ट पे, पर अचानक से ये आगे जाएगा तो ये थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा। ये गाड़ी, ये बस है मेरी, हम बैठे हुए हैं, बैठे हैं, नॉर्मल खड़ा है, जैसे मैं आगे जाऊंगा तो थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देगा, आगे गया, गिर गया। क्या हुआ? ये है, आगे जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देगा, नीचे पकड़ देता हूँ भाई, ये है आगे की तरफ। जैसे मैं अचानक से आगे बढ़ा है तो हल्का पीछे की तरफ गया, देखो स्लो मोशन में करके देखो, हल्का पीछे गया, आया ना पीछे। तो देखा आपने क्या हुआ कि इस पे क्या लगा, ये इसका जो रेस्ट का इनर्शिया था उसने हमें अपोज किया कि मुझे आगे नहीं जाना है, इसलिए हमें पीछे रहा थोड़ा, फिर आगे आया। बस में बैठे रहते तब भी ऐसा होता है, बाइक में तो बैठे ही होंगे, बाइक साइकिल में अगर पीछे बैठे होंगे तब होता है ऐसा फील कि जब साइकिल चलाने वाला अचानक से आगे बढ़ा देता है। बाइक में ज़्यादा फील होगा क्योंकि साइकिल में तो धीरे धीरे चलते हैं, पर बाइक में क्या होता है, पीछे बैठा हुआ होगा, अगर वो स्पीड में अचानक से रेस देगा तो पीछे वाला का पीछे जाता है, तुमने फील किया हुआ, अचानक से ब्रेक मारेगा तो आगे आते कि नहीं आते हैं। वही बस में भी वही होता है। बस में क्या होता है, लीनिंग फॉरवर्ड व्हेन बस अप्लाई सडन ब्रेक। बस चल रही है, हम इसमें अभी किस में थे, जब हमने सडन स्टार्ट किया उस टाइम हमें उस मोशन को अपोज किसने किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के इनर्शिया ने अपोज किया। पर जब हम बस चल रही थी तब अपोज किसने किया, तब अपोज किया मोशन के इनर्शिया ने, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इस रेस्ट की स्टेट में नहीं आना चाहता, पर जब ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो उसके इनर्शिया ने अपोज किया और उसको फिर भी रेस्ट पे आना पड़ा, क्योंकि उसका इनर्शिया से ज़्यादा ब्रेक की ताकत थी, ड्राइवर की ताकत थी। इनर्शिया हमेशा अपोज करता है किसको, चेंज इन स्टेट को, किसके द्वारा, थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। अब आगे क्या आता है, अब चलते हैं नेक्स्ट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ पे। अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे आता है मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल पूछता हूँ, अच्छा सा। दो ऑब्जेक्ट हैं, पेन चलाओ, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, दोनों चल रहे हैं, एक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरा चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो किसको रोकना आसान होगा, तो मुझे बताओ, फटाफट बताओ, दिमाग में सोचो, 5 तक गिनती करूंगा, 1 2 3 4 5, सोच लिया। अगर आपका जवाब ये है किसको रोकना आसान होगा, 5 मीटर पर सेकंड वाले को आसान रोकना होगा, 10 मीटर पर सेकंड को रोकना मुश्किल होगा, तो ये गलत जवाब है। अगर मैं कहूँ कि जो ये 5 मीटर से चल रहा है ये ट्रक है जिसका वेट है कितना, ट्रक तो बड़ा भारी होता है, 1 टन के आसपास, और जो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, वो एक रिमोट कंट्रोल कार चल रही है 50 ग्राम की, तब क्या कहोगे, घूम गया ना। तो ये हमेशा डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी दोनों पे, और यही मोमेंटम होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम ही वो प्रॉपर्टी होती है कि किस पे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, या उसको आगे उसमें लाने के लिए, किस में लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए। तो मोमेंटम हमें बताता है कि किसको ज़्यादा जोर की ज़रूरत है। अब 2 लोग हैं मान लो, एक पे मैंने 1 चांटा मारा, वो लेट गया ज़मीन पे, दूसरे पे मैंने 10 चांटे मार लिए, वो नहीं लेटा, वो अभी भी हंसी रहा है, दांत फाड़ रहा है ही। तो क्या हुआ इसका मतलब, उस जो 10 चांटे खा के भी खड़ा है उसको ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत है,
और जो लेट गया उसका मोमेंटम कम की जरूरत है, वो जल्दी रेल दिया जाएगा। तो मोमेंटम भी ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पता क्या चला? मोमेंटम बड़ी खास चीज़ है, अगर समझा ना जाए तो कोई भी आदमी तुम्हें वो बना सकता है। ठीक है, तो क्या आया? मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अभी बीच में डॉट लगा है, डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अभी 9th कक्षा में हो तो केवल मल्टीप्लाई पढ़ो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे 11वीं में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि डॉट क्यों लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगा। तो भी ऐसा मत सोचना कि गलती से डॉट लगा दिया है, यहाँ पे डॉट ही आता है। ठीक है ना? जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे तो बार पता चलेगा। तो अभी ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्यों? इसमें वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? सेकेंड लॉ। अब असली सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड बैलेंस्ड फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। मतलब फिर से मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, किसी बॉडी का मोमेंटम है, जो भी मैं ट्रक और उस पे लाया, किस पे जो मैं लाया ट्रक और रिमोट कंट्रोल कार पे, उसका मुझे मोमेंटम चेंज करना था असली चीज। तभी मुझे ऊपर वाले पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा ट्रक पे, क्योंकि वो 10 टन का था, उसका मोमेंटम ज्यादा आ रहा था। 10 टन इंटू 5 एंड नीचे क्या था? 50 ग्राम इंटू 10। मोमेंटम जिसका ज्यादा आ रहा था, मुझे रोकना है, मतलब उसका मोमेंटम जीरो करना है। मोमेंटम जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो होगी तभी मोमेंटम जीरो होगा। समझ में नहीं आ रहा है? पर दोबारा देखो, थोड़ा वो हो गया शायद। ये ट्रक है और ये छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार है। ट्रक का वेट है 10 टन, हटा दो, टन मतलब ऐसा हो जाएगा 100 kg लिख दो। 100 kg नहीं, 500 kg लिखते हैं। 500 kg इसका मास है और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और इसका वेट है कितना? आधा किलो कर देते हैं, आधा किलो कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 0.5 kg। ठीक, अब परसेंस मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि मास को भी एम से करेंगे, इसको भी एम से करेंगे, तो फिर बराबर हो करके वो एम का भी कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें कि क्या बात हो गई है। पी से करोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, सेफ। तो पी बराबर क्या होगा? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और मास कितना है? 500 kg और वेलोसिटी कितनी है? 5। तो डायरेक्ट कर दूँ 5 5 से 25, तो 2500। ठीक, यूनिट के लिए यू लिख रहा हूँ मैं। यूनिट ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम किसका? इसका किलोग्राम, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। तो आगे 25 मीटर पर 2500। और जो रिमोट कंट्रोल कार है उसका मोमेंटम कितना आया? 0.5 इंटू 10 कितना हो गया? 5 यूनिट लिख रहा हूँ मैं। तो यूनिट का मतलब ये है कि जो इसकी यूनिट है असली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कितना? मोमेंटम इज 5 यूनिट। तो यूनिट मतलब उसकी यूनिट आएगी वहाँ पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, केवल मोमेंटम नहीं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? 5 की यूनिट और ये 2500 यूनिट। अब अगर मुझे क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, मतलब अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसका मोमेंटम 2500 है, मुझे 0 पे लाना है, मुझे रोकना है ना, गाड़ी को रोकना है, ट्रक को रोकना है मुझे। तो 2500 से 0 पे लाना है। तो उसका जो फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल कितना है? 0 माइनस इनिशियल कितना है? 2500। ठीक, 2500
और रेट ऑफ चेंज, रेट में हमेशा अपन में टाइम आता है। क्या आता है? टाइम। तो टाइम कैसे लिखेंगे? टाइम को भी 1 सेकंड मान लो दोनों के, कि दोनों 1 सेकंड में रुके। ठीक, 1 सेकंड मान लो कि दोनों को मैंने जब फोर्स लगाया वो 1 सेकंड में रुक गए थे। तो एफ फोर्स कितना है? 2500, मतलब ये 2500 था, अपन में क्या है? टाइम 1 सेकंड। तो कितना आया? -2500। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स, लिख देते हैं इधर -2500। एफ ऊपर वाले केस में आया -2500 न्यूटन, उसकी यूनिट होती है, इसमें न्यूटन लिख रहा हूँ मैं। नीचे वाले केस में कितना आया? 5 यूनिट थी। फोर्स इज इक्वल टू 0 फाइनल हुआ, -5 हुआ, अपॉन में टाइम कितना? 1 सेकेंड। कितना हुआ? -5। अब ये माइनस क्या, ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें, रुको जरा, थोड़ा सा रुको। फोर्स बराबर हो गया -5 न्यूटन। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब माइनस इसलिए लगा कि पहले जो मोमेंटम था वो हमारा इस डायरेक्शन में था। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगाया गया, इसलिए माइनस आया। अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना? माइनस आया, -5 न्यूटन। तो इसमें फोर्स कितना लगाना पड़ा? 5। इसमें कितना लगाना पड़ा? -2500, -2500। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मुझे 2500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा इस ट्रक को रोकने के लिए, जबकि इससे कम स्पीड में चल रहा था। तो ये आया मोमेंटम पे, किसको रोकने के लिए किसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पता चला ना फोर्स कैसे आया? कैसे आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम किस रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब जो मोमेंटम है फाइनल और इनिशियल, इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है वो कितने टाइम में आया है, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब ये F इज इक्वल टू ma कैसा है ये बताता हूँ मैं तुम्हें। तो इसके लिए पहले साफ कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन हो चुकी साफ। तो आते हैं F इज इक्वल टू ma कैसा आया। तो F बराबर था यहाँ शो करते हैं, F इज इक्वल टू है P2 है मतलब दूसरा मोमेंटम जो फाइनल है, -P1 अपॉन में टाइम। P1 P2 क्या है? मास तो सेम ही है दोनों का, m इंटू V2 है ना, मतलब V2 मतलब जो दूसरी वेलोसिटी भी चेंज माइनस m इंटू V1। जो वेलोसिटी पहले थी, पहले इस वेलोसिटी से आ रहा था, मैंने इस पर फोर्स लगाया, अभी धीरे धीरे चल रहा है, या कुछ भी हो, कुछ भी वेलोसिटी है जो दूसरी और पहली है। तो ये दूसरी वेलोसिटी है m2v2 माइनस m1v1 अपॉन में टाइम। मास दोनों में सेम है, मास दोनों में सेम है। क्यों? ऑब्जेक्ट एक ही है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में एक ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं एक बारी में। तो m2v2, अब मैं अगर m कॉमन ले लूँ तो m ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम। v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम क्या होता है? कुछ याद आ रहा है दिमाग में? एक्सेलरेशन, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसको जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख दूं, जो ये आ रहा है हमारे पास, इसकी जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन a, आ गया, फोर्स इक्वल टू ma। और इसकी जो यूनिट
एफ, एम क्या है, kg, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई यूनिट भी, आ गई ना, यूनिट भी आ गई समझ में। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, ये इसकी यूनिट है असली, और इसी को एक साथ करके मतलब पूरा एक करके बोला जाता है न्यूटन। न्यूटन क्यों, बढ़िया साइंटिस्ट है, फिजिक्स के बहुत बढ़िया साइंटिस्ट रहे। न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा सबने, न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन, तभी न्यूटन पढ़ा, ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, कैसे, इससे फॉर्मूले से, समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ यहाँ पे भी लिखा है एक बारी कोने पे, ये कहाँ गया, ये दिख रहा होगा ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी लिखा है, नीचे अभी दोबारा आएंगे, मतलब बढ़िया फोर्स दिखेगा, क्या बढ़िया दिखेगा आपको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बढ़िया से दिखेगा, तो वहाँ चलते हैं सीधा, छोटा सा नहीं देखना है। तो ये आ गया है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बीसी में आ जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे, हाथ है, ये भी हाथ है, बजा रहा हूँ, ऐसे बजा रहा हूँ, जो मैं इस पे मार रहा हूँ उतना ही मेरे पे ये भी मार रहा है। दीवार पे मुक्का मारूंगा, जितने जोर से मैंने दीवार पे मुक्का मारा उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे भी लगेगा। जो फोर्स मैंने दीवार पे लगाया उतना ही दीवार मुझ पे भी लगाएगी। ये उंगली है, ये है, जितना फोर्स मैं उंगली पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स उंगली भी मुझ पे लगा रही है। इधर वाली उंगली ए से मानते हैं, बी से मानते हैं, ए जितना भी फोर्स बी पे लगा रही है उतना ही फोर्स बी भी ए पे लगा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस जो भी एक्शन लगाया गया उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी आएगा। टेबल पे मारोगे तो जितना फोर्स तुम्हारे हाथ से उस पर लगा उतना ही फोर्स उससे भी तुम्हारे हाथ पे लगेगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में। समझ मारिए, टेबल है, फोर्स मैंने नीचे मारा तो उसी से उससे उतनी फोर्स ऊपर पे लगा। यही होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर एक और लॉजिक की बात बताता हूँ, बढ़िया चीज, कि हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सा रिएक्शन था, कौन सा फोर्स रिएक्शन था एंड कौन सा फोर्स एक्शन था। अब बोलोगे क्या बात कर रहा है यार भाई, अभी मैं इस पर मारूंगा तो ये फोर्स जो मैंने मारा वो एक्शन है और जो टेबल ने मारा वो रिएक्शन है। ऐसा नहीं होता है। इसे हम अगर छोटे लेवल पे देखें, छोटे लेवल पे, किस लेवल पे, छोटे लेवल पे जूम मार के देखो, जूम मार के, कि तुमने मारा तो उतने उस टेबल ने का फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ तो बढ़िया कहीं भी, पर जैसे मारा मैंने, टच किया, जैसे टच किया, अब एक फोर्स इस तरफ रखा हुआ, इस तरफ लगा हुआ, कॉपी में स्क्रीन पर आओ, ये है मेरे पास, 1 मिनट को है, कुछ बढ़िया से बनाते हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, समझ में आ रही है, 2 ऑब्जेक्ट, एक ये है और एक दूसरे कलम में बनाते हैं, ये है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। ये अब फोर्स क्या आता है, ये दोनों टकराए, इससे इस पे फोर्स लगा इस तरफ, इससे इस पे फोर्स लगा इस तरफ, दोनों टकराए एक दूसरे से, तो इस पे F लगेगा, इस पे भी F लगेगा। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से ये वाला फोर्स रिएक्शन था या ये वाला फोर्स रिएक्शन था, इन दोनों में से ये वाला फोर्स एक्शन था, ये वाला फोर्स एक्शन था। ये हम कभी नहीं बता सकते कि दोनों में से फोर्स कौन सा एक्शन था, रिएक्शन था। भले ही ये इसके पास गया होगा टकराने के लिए, ये गया इसके पास, पर जो टकराने के बाद जो फोर्स लगा टकराने पर इस पे और इस पे, तो कौन सा एक्शन था, कौन सा रिएक्शन था, या कौन सा एक्शन था, कौन सा रिएक्शन था, ये नहीं बताया जा सकता है। समझ में आ रही है, ना एक्शन बता सकते हैं ना रिएक्शन बता सकते हैं। तो ये बढ़िया सी मतलब फैक्ट आता है ऐसे निकल के कि हम बता नहीं सकते कौन सा एक्शन था, कौन सा रिएक्शन था।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। दोनों अलग अलग बॉडीज पे वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। मैं मार रहा हूँ, दोनों में से जो भी फोर्स लगा हुआ है एक्शन का या रिएक्शन का, वो एक इस पे लगा होगा और एक इस पे लगा होगा, ये बोल रहा है वो। एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं लग सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है ये, रिकॉयल ऑफ गन, रोइंग ऑफ बोट, रॉकेट प्रपल्सन। अच्छा, रॉकेट प्रपल्सन एक साथ समझ में आई। रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, एक रॉकेट होता है, ये रॉकेट है मान लो, ठीक। अब ये रॉकेट प्रपल्सन, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो यहाँ से बहुत सारी आग निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है, ठीक। तो ये नीचे ज़मीन पे इतना फोर्स मारती है कि ये ऊपर जाने लगता है। तो वही जो फोर्स ये नीचे लगा रही थी, वही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगा, तो ये ऊपर जाने लगा। ये यहाँ एग्जांपल इस प्रकार आया, समझ में आई। दूसरा क्या एग्जांपल है, रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन मान लो ये गन है, ये गन है मेरे पास, इसके अंदर से निकली गोली, ठीक। ये गोली की डायरेक्शन है इस तरफ। तो जैसे ही गोली आगे निकलती है तो गन हमेशा पीछे आती है, हमेशा पीछे आती है। क्यों आती है, क्योंकि जितना फोर्स गन ने उस पे इस पे लगाया, क्या इसका नाम, बुलेट पे, उतना ही ये बुलेट भी गन पे लगाती है। पर इफेक्ट कम आता है, गोली इतनी दूर गई और ये इतने कम। क्यों, मोमेंटम। कैसे मोमेंटम, जितना मोमेंटम इसने जितना फोर्स लगाया होगा, टाइम तो दोनों का सेम रहा, टाइम सेम रहा कि नहीं रहा है। बढ़िया से गन बनाते हैं, ये गन है, ये बुलेट निकली, इसका मास कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम, जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उतना ही ये भी इस पे लगाएगा। टाइम इंस्टेंटली, टाइम बहुत कम टाइम होता है, दोनों पे सेम टाइम है, मतलब मोमेंटम भी सेम रहा होगा। मतलब एम मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ठीक, मतलब अलग अलग लिखते हैं। बड़ा एम माने गन का मास और छोटा एम माने बुलेट का मास, और इनटू क्या होती है, वेलोसिटी। बड़ा वेलोसिटी मतलब गन का वेलोसिटी, छोटा वेलोसिटी मतलब बुलेट की वेलोसिटी, ठीक। तो जब ये दोनों बराबर होना है, इन दोनों ने बराबर होना है, तो हमें किसी ना किसी को तो इन दोनों में से उस रेशो में घटाना बढ़ाना पड़ेगा कि दोनों बराबर होते हैं। जब मास मेरा बहुत कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये वेलोसिटी बहुत कम होगी और ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तभी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। तो इससे क्या पता चला, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है क्योंकि मास ज़्यादा है, इसकी मास बहुत कम है इसलिए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत आगे गई, बहुत तेज़ी से आगे जाती है, और ये हल्का पीछे आती है, बस धक्का पड़ता है हल्का सा, ठीक। ये सब चीज़ जो मैंने बताई, यही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो कोलिजन क्या हुआ, दो बॉडी टकराई, उससे पहले जो मोमेंटम रहा होगा वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम बराबर होता है फोर्स उस पर जीरो लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आई तुम्हारी, किसी भी एक बॉडी है, इस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, गन मान लो, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर से जो कोलिजन हुआ, किस के बीच कोलिजन हुआ, गन और उसके अंदर जो बुलेट है, तो बुलेट आगे गई, गन हल्का पीछे आई, तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा वो शुरुआत में बुलेट के बाहर निकलने से पहले जो मोमेंटम था उसके बराबर होगा हमेशा। बुलेट के बाहर निकलने से पहले मोमेंटम क्या था, दोनों रेस्ट पे थे, जीरो मोमेंटम था। कितना, जीरो। प्रूव करते हैं यार बढ़िया से, एक नया पेज लाते हैं,
तो नया पेज आया। तो बुलेट मेरी गई इस तरफ और गन मेरी गई पीछे की तरफ। ठीक, अब इसका मास है छोटा m, इसका मास है बड़ा m। इनिशियली इनका जो P1 है वो 0 है। ठीक, और टकराने के बाद P क्या हो जाता है? टकराने के बाद जो नेट P आएगा वो क्या होगा? इसका कितना है? m इंटू वी प्लस, अभी हमें पता नहीं है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं हम अभी, इसलिए हम सीधा प्लस करते हैं, प्लस बड़ा m इंटू बड़ा v। बड़ा v छोटा v की जगह पे इसको u मान लेते हैं यार, ठीक है ना, u ठीक है। अब क्या करें हम? अब क्या हुआ? P1 बराबर आएगा P2, क्यों? एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा है, तो P1 क्या है? 0 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? छोटा m इंटू यू प्लस बड़ा m इंटू वी। इधर 0, इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा सीधा m इंटू वी इज इक्वल टू माइनस m इंटू यू। क्यों? इधर प्लस था, इसको इधर ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हैं तो बराबर, पर माइनस लगा है। माइनस मतलब क्या? माइनस मतलब मास तो माइनस हो नहीं सकता, वेलोसिटी का कुछ लोचा होगा, तो मतलब ये दोनों की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शंस में है टकराने के बाद। इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, प्रूफ भी हो गया। माइनस मतलब ये वेलोसिटी का माइनस है। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, जोड़ दिया डायरेक्ट। और यहाँ मैं प्रूफ मिल गया कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी एंड बराबर होगा। इस प्रकार सॉल्व होते हैं ये मोमेंटम वाले क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास? इधर तो कुछ नहीं, इधर है सब कुछ। ये नहीं, ये वाला, एक मिनट, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारे पास। टोटल मोमेंटम ऑफ कोलिजन, एक प्रूफ क्या होना, ये तो लॉ है। लॉ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कोलिजन के बाद भी रहेगा। ठीक, थर्ड लॉ क्वेश्चन क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये इक्वल रिएक्शन के एग्जांपल क्या होगा? रिकॉइल ऑफ गन, रोविंग ऑफ बोट, मतलब बोट चलाने की, जो बोट में हम वो मारते हैं ना पीछे की तरफ, रफ वो नहीं मारते हैं, जो मारते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जब वो पानी पे लगता है, उसने पीछे मारा फोर्स, पानी ने उस पर आगे मारा फोर्स, तो बोट आगे जाती है। रॉकेट पर्सन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा ये सारे लॉस कैसे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। और अगर कुछ भी कमी लग रही होगी तो कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया, अगली वीडियो इस पर बनाओ, या आप ये बहुत बेकार करते हो, या कुछ भी। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।